हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 14 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में तमिल समागम का आयोजन किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, वाराणसी में। अगला है, राज्य के कितने शहरों में टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। तो राज्य के 7 शहरों में टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की यानी कि जनवरी 2022 से लेकर के अगस्त 2022 तक की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इसकी PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको पिछले मंथ की करंट अफेयर की PDF ई बुक डाउनलोड करनी है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की, तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ये सारी PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में बेरोजगारी की दर कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में 4.2% बेरोजगारी की दर है। अगला है, हाल ही में किस राज्य की सड़क परिवहन निगम ने देश में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए पुरस्कार जीता। तो ये जीता है केरल ने। अगला है, हाल ही में स्विट्जरलैंड पर्यटन ने किसे अपना मैत्री राजदूत नियुक्त किया। तो जो नीरज चोपड़ा हैं इन्हें जो है स्विट्जरलैंड पर्यटन ने अपना मैत्री राजदूत नियुक्त किया है। अगला है, भारतीय सेना ने शहीदों की पत्नियों के कल्याण के लिए कौन सी सुविधा शुरू की है। तो भारतीय सेना ने कौन सी सुविधा शुरू की है। तो वीरांगना सेवा केंद्र ये जो है शुरू किया गया है भारतीय सेना की ओर से। अगला है, वर्ष 2022 के लिए श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान के लिए किस कथाकार के नाम की घोषणा की गई। तो जय नंदन के नाम की घोषणा की गई है। नाम याद रखेंगे इनका। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी करेक्ट होगा। अगला है, निमोनिया के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व निमोनिया दिवस है ये 12 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य को दिसंबर 2023 तक झुग्गी मुक्त बनाने की घोषणा की है। तो किस राज्य सरकार ने, याद रखेंगे उड़ीसा सरकार ने 2023 तक राज्य को जो है झुग्गी मुक्त बनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों, ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, 14 नवंबर को मनाया जाता है बाल दिवस। दोस्तों, बाल दिवस ये जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है किसके जन्म दिवस पर। तो आप सभी जानते होंगे जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था। तो 14 नवंबर 1889 को प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश के वर्तमान में जो प्रयागराज है और पहले इसे इलाहाबाद कहते थे, तो 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में जो है इनका जन्म हुआ था। पंडित नेहरू का मानना था कि देश का भविष्य बच्चों के हाथ में होता है और हर बच्चे को अगर शिक्षा, उचित देखभाल और प्रगति के सही मार्गदर्शन मिलें तो आगे चलकर राष्ट्र नई ऊंचाइयों को छूने में सक्षम होगा। बच्चों के प्रति उनके लगाव और सोच को देखते हुए नेहरू जी के जन्म तिथि यानी कि 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो याद रखेंगे आप कि जो बाल दिवस है 14 नवंबर को मनाया जाता है किसके जन्म दिवस पर। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर। दोस्तों, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इनका जन्म कहाँ पे हुआ। तो हमारे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था 1889 को। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू से संबंधित एक क्वेश्चन याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि देश आज़ादी के बाद से यानी कि 1947 से लेकर के आज तक वर्तमान तक अगर देखा जाए कि किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे अधिक रहा तो वो रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। यानी कि सबसे लंबा जो कार्यकाल प्रधानमंत्री के तौर पर है वो इन्हीं का रहा। ये कितने समय तक देश के प्रधानमंत्री रहे तो वो भी याद रखेंगे आप। तो 16 साल 16 साल 16 साल और 286 दिन 286 दिन जो है ये देश के प्रधानमंत्री रहे। ये इनका कार्यकाल रहा PM के पद पर। तो याद रखेंगे इससे संबंधित।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रयागराज के किस कवि ने सबसे लंबी मसनवी लिख करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा ए, तौकीर जैदी ने। दोस्तों संगम शहर के कवि हैं तौकीर जैदी। इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। विश्व रिकॉर्ड कैसा है, तो इन्होंने क्या किया है कि सबसे लंबी इन्होंने मसनवी लिखी है। मसनवी क्या है, तो मसनवी होती है तुकबंदी में एक लंबी कथा, कविता आप कह सकते हैं। तो तुकबंदी में एक लंबी कथा कविता है, उसको इन्होंने लिखा है, ठीक है। और इसी को लेकर के इनका नया ये विश्व रिकॉर्ड बना है। दोस्तों ये जो तौकीर जैदी हैं ये प्रसिद्ध कवि अकबर इलाहाबादी के पोते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको इनका नाम आपने सुना होगा, जो प्रसिद्ध कवि थे अकबर इलाहाबादी, तो उन्हीं के ये पोते हैं तौकीर जैदी। और इन्होंने जो है उर्दू साहित्य की सबसे लंबी मसनवी लिखी है और ऐसा करके इन्होंने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। मसनवी में 6184 छंद हैं और ये केवल 103 घंटे में पूरा हुआ है। ये जो रिकॉर्ड है इनका नया रिकॉर्ड 29 अक्टूबर 2022 को हार्वर्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थापित और पंजीकृत किया गया। तो नाम याद रखेंगे तौकीर जैदी का। और क्या रिकॉर्ड बना है, तो उर्दू साहित्य की सबसे लंबी मसनवी लिख करके इन्होंने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। मसनवी क्या है, तो तुकबंदी में एक लंबी कथा कविता को जो है मसनवी कहते हैं। अगला है, किस राज्य सरकार ने हरित हाइड्रोजन नीति 2022 का मसौदा जारी कर इसके लिए जनता की राय और सुझाव आमंत्रित किए? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश ने। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने हरित हाइड्रोजन नीति 2022 का मसौदा जारी किया और इसके लिए जनता की राय और सुझाव आमंत्रित किए हैं। ये जो कदम है यानी कि हरित हाइड्रोजन नीति 2022 के तहत, तो ये जो कदम है ये अंतिम नीति की रोल आउट का एक अग्रदूत है, जिसका उद्देश्य 2035 तक उत्तर प्रदेश को 100% हरित हाइड्रोजन या अमोनिया खपत वाला राज्य बनाना है। इसके साथ ही राज्य को एक प्रमुख ग्रीन हाइड्रोजन या अमोनिया उत्पादक में बदलना एक अन्य उद्देश्य है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि हाल ही में यूपी सरकार ने हरित हाइड्रोजन नीति 2022 का मसौदा जारी किया और इसके लिए जनता की राय और सुझाव भी आमंत्रित किए। अब ये जो कदम है ये क्या करेगा, तो इसके तहत उत्तर प्रदेश को 2035 तक याद रखेंगे, ये लक्ष्य रखा गया है 2035 तक 100% हरित हाइड्रोजन खपत वाला राज्य बनाना या अमोनिया खपत वाला राज्य बनाना। तो ये चीज़ आप यहाँ से याद रखेंगे साल 2035 तक। अगला है, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टशीगंग ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा डी, हिमाचल प्रदेश में। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में टशीगंग, नाम याद रखेंगे टशीगंग, ये दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है। समुद्र तल से अगर इसकी ऊंचाई देखें तो 15,256 फीट इसकी जो है समुद्र तल से ऊंचाई है। 12 नवंबर 2022 को टशीगंग विधानसभा चुनाव में पहली बार मतदान हुए। टशीगंग की स्थापना 2019 में की गई थी। ये जो टशीगंग है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र, इसकी स्थापना 2019 में की गई थी, लेकिन पहली बार जो यहाँ पे मतदान हुआ वो अभी हुआ है 12 नवंबर 2022 को विधानसभा चुनाव में। यह दूरवर्ती गांव लाहौल स्पीति जिले में स्थित है जो मंडी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इससे पहले दोस्तों अगर देखा जाए कि सबसे ऊंचा मतदान केंद्र का रिकॉर्ड जो है वो किसके नाम पे था, तो 2019 से पहले लाहौल स्पीति जिले में स्थित हिक्किम को सबसे ऊंचा मतदान केंद्र का दर्जा प्राप्त था। यानी इससे पहले भी हमारे ही इंडिया में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र था। तो अभी नाम याद रखेंगे टशीगंग का, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, कहीं ना कहीं ये आपसे जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। याद रखेंगे, नोट भी करेंगे। अगला है, हाल ही में बेंगलुरु के संस्थापक केम्पेगौड़ा की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किसने किया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यहाँ पर आप इस प्रतिमा को देख सकते हैं दोस्तों। 11 नवंबर 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। बेंगलुरु के संस्थापक नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा के योगदान की स्मृति में स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का निर्माण किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे, अगर आपसे नाम पूछ लिया जाए कि स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये किसकी प्रतिमा है, तो याद रखेंगे बेंगलुरु के संस्थापक नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की ये प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जो मूर्तिकार हैं रामजी सुतार, नाम सुना होगा आपने, तो इन्होंने ही जो है इस प्रतिमा को परिकल्पित और तराशा है।
इस मूर्ति को बनाने में 98 टन कांसे का प्रयोग किया गया और 120 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया। तो याद रखेंगे आप कि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो याद रखेंगे आप, बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, ग्रेग बार्कले को। यहाँ आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये ग्रेग बार्कले है जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन के रूप में फिर से नियुक्त हुए हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद बोर्ड ने पिछले शनिवार को सर्वसम्मति से ग्रेग बार्कले को दोबारा अध्यक्ष के रूप में चुना है। बार्कले को दूसरे 2 साल के कार्यकाल के लिए स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। बार्कले को नवंबर 2020 में आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, यानी नवंबर 2020 में, और उसके बाद 2 साल का इनका कार्यकाल रहा, नवंबर 2021 और नवंबर 2022 तक। और अभी जो है इनको फिर से जो है आईसीसी का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो अगले 2 साल के लिए इनका कार्यकाल फिर से हो गया है। वहीं बीसीसीआई के जो सचिव हैं जय शाह, इन्हें आईसीसी की ताकतवर वित्त एवं वाणिज्यिक मामलों की समिति का प्रमुख चुना गया है। तो यहाँ से आप दोनों नाम अच्छे से याद रखेंगे। जो ग्रेग बार्कले हैं, इन्हें ही फिर से आईसीसी का अध्यक्ष बनाया गया है, और जो बीसीसीआई के सचिव हैं जय शाह, इन्हें जो है आईसीसी की वित्त एवं वाणिज्यिक मामलों की समिति का प्रमुख बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस बॉलीवुड अभिनेता को ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में जो शाहरुख खान हैं, इनको ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों, यूएई में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। सिनेमा में शाहरुख खान को यह अवार्ड उनके योगदान और ग्लोबल आइकन के तौर पर दिया गया। याद रखेंगे आप कहाँ पे? तो यूएई में ये अवार्ड इनको दिया गया है, ग्लोबल आइकन अवार्ड। ठीक है, नाम याद रखेंगे, शाहरुख खान को। अगला है, नवंबर 2022 को भारतीय सेना ने किस राज्य में वालोंग मेला का आयोजन किया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों, भारतीय सेना ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के वालोंग मेले का आयोजन किया है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में वालोंग मेले का। दोस्तों, ये वालोंग मेला क्या है और क्यों इसे जो है आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों, इसका जो उद्देश्य है वालोंग मेले का, वो ये है कि 1962 के चीनी आक्रमण के खिलाफ, चीन से जब युद्ध हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, तो उसी के चलते जो भारतीय सेना है उसने अरुणाचल प्रदेश के ये जो वालोंग है, इसको छोड़ करके बाकी सभी क्षेत्रों में चीन के खिलाफ बचाव किया था। अब ये जो वालोंग है, तो यहाँ पर जो है कई सारे सैनिकों की जानें भी गई थी। तो इसी के चलते जो इसका उद्देश्य है वो 1962 के चीनी आक्रमण के खिलाफ भारतीय क्षेत्र की रक्षा करते हुए भारतीय सेना की अतुलनीय बहादुरी और बलिदान को याद करना है। वालोंग अरुणाचल प्रदेश में भारत के सबसे पूर्वी गांवों में से एक है और ये लोहित नदी के तट पे स्थित है। ये भी आप यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे आप कि जो वालोंग मेला है, इसका आयोजन जो है कहाँ पे किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना द्वारा इसका आयोजन किया गया। वालोंग मेला क्यों आयोजित किया जाता है? तो 1962 की जो भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, उसी के खिलाफ जो भारतीय सेना थी उसकी अतुलनीय बहादुरी और बलिदान को याद करने के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक, तो याद रखेंगे आप, अरुणाचल प्रदेश में है वालोंग। अगला है, भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा। दोस्तों, जो भारतीय मुक्केबाज हैं लवलीना बोरगोहेन, इन्होंने 11 नवंबर 2022 को 75 किलोग्राम वर्ग में, कई बार ये कैटेगरी भी पूछ ली जाती है, तो याद रखेंगे 75 किलोग्राम भार वर्ग में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने उज्बेकिस्तान की रुजमेतोवा सोखीवा को हराया है। ठीक है, और स्वर्ण पदक जीता। 22 वर्षीय, इसके साथ ही इनका नाम भी याद रखेंगे, 22 वर्षीय प्रवीण हुड्डा का। इन्होंने भी 63 किलोग्राम वर्ग में जापान की किटोमाई को हरा करके स्वर्ण पदक जीता है। 2022 की जो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप है, ये कहाँ पे आयोजित की जा रही है? तो अम्मान जॉर्डन में ये आयोजित की जा रही है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे दोनों नाम। जो भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन है, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता 75 किलोग्राम भार वर्ग में, और जो प्रवीण हुड्डा हैं, इन्होंने 63 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है जापान की किटोमाई को हरा करके। तो दोनों नाम आप अच्छे से याद रखेंगे। प्रतियोगिता कौन सी है? तो 2022 की एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप, जो कि अम्मान जॉर्डन में आयोजित की जा रही है।
अगला है नवंबर 2022 में आतंकवाद के वित्तपोषण पर मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा हमारा इंडिया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। दोस्तों, आतंकवाद के वित्तपोषण पर मंत्री स्तरीय जो सम्मेलन है वो 18 नवंबर 2022 को शुरू होगा और ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। गृह मंत्रालय आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए एक विषय है, एक थीम है, उसके आधार पर जो है ये सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। कौन सी थीम है? तो आतंक के लिए कोई पैसा नहीं, ये इसका विषय होगा और इसी विषय पर तीसरे मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य पेरिस और मेलबर्न में पिछले 2 सम्मेलनों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा आयोजित आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने पर चर्चाओं को आगे बढ़ाना है। तो याद रखेंगे आप कि नवंबर 2022 में आतंकवाद के वित्तपोषण पर जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन है इसकी मेजबानी हमारा इंडिया करेगा और नई दिल्ली में ये आयोजित की जाएगी। ठीक है, और विषय क्या है? तो आतंकवाद के लिए कोई पैसा नहीं, इस विषय पर ये जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन है वो आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थे 14 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। ये है कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट था, भारत, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। और दोस्तों, सभी लोगों को वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक आप लोग ज़रूर किया करो और कहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ये रहा आज का क्वेश्चन। हाल ही में किसने फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर, तूफान और तूफानी का शुभारंभ किया? इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।